नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, काइनेमेटिक्स। वेक्टर के क्लासेस मैंने लगभग कंप्लीट कर दिए थे और अब हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो काइनेमेटिक्स का आज फर्स्ट क्लास है, तो शुरुआत करते हैं। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और जीरो लेवल से स्टार्ट करके उसको एकदम जी एडवांस के लेवल तक ले जाना है। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स में बात आती है रेस्ट एंड मोशन की। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? तो कोई बॉडी है, उसे रेस्ट में कब कहा जाएगा? सपोज़ ये एक टेबल है, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसे इसके इसके चार, इसके ऊपर एक बुक रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है। ये देख रहा है इस टेबल को, तो इसको टेबल पे दिख रहा है कि ये बुक रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि ये जो बॉडी है, जिस बॉडी को हम देख रहे हैं, ये टाइम के साथ इसका पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन अगर इसका पोजीशन चेंज हो, जैसे सपोज़ यही आदमी अगर इधर से देख रहा है और कंडीशन क्या बदल जाए कि एक रेलगाड़ी, ठीक है, इस रेलगाड़ी पे रेलगाड़ी के डब्बे के अंदर मान लीजिए कि ये खुला डब्बा है, ठीक है। बाहर से हम देख सकते हैं, सपोज ट्रॉली टाइप का है और इसके अंदर एक टेबल है और इस टेबल पे फिर ये बुक रखा हुआ है, ठीक है। तो और इसके अंदर भी एक इस ट्रेन के अंदर या फिर इस ट्रॉली के अंदर भी एक पर्सन खड़ा है। ये जब इस बुक को देखेगा तो उसको क्या दिखेगा? उसको दिखेगा कि ये बुक जो है वो रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि इसका पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ। लेकिन ये ट्रेन इस तरफ जा रही है। अगर यहाँ जो अर्थ पे जो खड़ा है जो आदमी पर्सन, वो अगर देखता है इसको, तो उसे तो दिखेगा कि हाँ, बुक भी इधर मूव कर रही है। जिस स्पीड से ये रेलगाड़ी या ट्रेन या ट्रॉली जो भी कहे मूव कर रही है, उसी स्पीड से बुक भी इसको मूव करते दिखेगी। तो इस कंडीशन में यहाँ से देखने पर ये बुक भी मूव कर रही है, यानी मोशन में है। यानी इसका पोजीशन जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। सपोज़ एक टाइम पे यहाँ था, कुछ समय के बाद फिर यहाँ हो जाएगा, कुछ समय के बाद यहाँ हो जाएगा। यानी टाइम के साथ साथ ये इसका पोजीशन भी चेंज होता रहेगा। तो इस केस में इसको क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एक ही है, वस्तु एक ही है, ये बुक इस ट्रेन के अंदर जो पर्सन है उसको रेस्ट में दिख रही है, और जो बाहर जो अर्थ पे खड़ा है आदमी, उसको यही सेम बुक जो है वो मोशन में दिख रहा है। यानी कि रेस्ट और मोशन दोनों क्या है, वो रिलेटिव होता है। वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जर्वर पे। तो ऑब्जर्वर कहाँ से है? तो ऑब्जर्वर जहाँ भी होता है उसी को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्वर जहाँ पे स्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट मीन्स रेस्ट एंड मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑब्जर्वर पे यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो ये बुक जो है वो रेस्ट में है, लेकिन अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो ये बुक जो है वो मोशन में है, रेस्ट में नहीं है, बल्कि क्या है? मोशन में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ये डिपेंड करता है। रेस्ट और मोशन दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग मोशन का डेफिनेशन लिखते हैं। अ बॉडी इज said to be in motion if
it changes its position with respect to its surroundings. दैट मीन्स अपने सराउंडिंग से अगर इसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, ये मोशन का डेफिनेशन हो गया। एग्जाम्पल में कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे कोई कार है जो कि हाईवे पे जा रही है, या फिर एक ट्रेन है जो रेलवे ट्रैक पे चल रही है, या कोई आदमी है जो सड़क पे दौड़ रहा है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, मोशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट या एट रेस्ट if it does not change its position with respect to its surroundings. With the passage of time, यानी टाइम पास करने के साथ साथ अगर उसका पोजीशन जो है सराउंडिंग्स के विथ रिस्पेक्ट सराउंडिंग के चेंज होता है तो हम कहेंगे मोशन में। अगर चेंज नहीं होता है उसका पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में तो कहेंगे कि वो रेस्ट में। ठीक है, कोई बुक है जैसे टेबल पे रखा हुआ है तो वो रेस्ट में है, ये इसका एग्जांपल हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, आगे काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, डायनेमिक्स पढ़ेंगे, तो ये सब जो है ये मैकेनिक्स के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या है, तो ये मैकेनिक्स एक्चुअली फिज़िक्स की एक ब्रांच है जो कि जिसमें हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं, तो फोर्सेस एंड मोशन का स्टडी करते हैं। किसका करेंगे, स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड मोशन। फोर्सेस एंड मोशन का ये मैकेनिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं और इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है उसका स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पूरे मैकेनिक्स में हम सिर्फ क्या करेंगे, फोर्सेस एंड मोशन की स्टडी करेंगे और उनके बीच जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। ठीक है, और मैकेनिक्स के 3 पार्ट हैं। मैकेनिक्स आपको बता दिया कि स्टडी इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड मोशन एंड देयर रिलेशनशिप। अब मैकेनिक्स के 3 पार्ट्स हो जाते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो सबसे पहला पार्ट है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में क्या करते हैं, स्टैटिक्स में इट डील्स विथ, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि डील्स विथ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, डील्स विथ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो स्टैटिक्स में हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट होता है या पार्टिकल होता है जो रेस्ट में होता है उसकी स्टडी करते हैं स्टैटिक्स में।
ठीक है, नाम ही स्टैटिक्स यानी कि रेस्ट यहाँ से दिख ही रहा है, स्टैटिक बॉडी की बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का स्टडी जिसमें करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टैटिक्स करते हैं। सेकंड है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स, ये काइनेमैटिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड काइनेमा से बना है, काइनेमा। ठीक है, काइनेमा का मतलब होता है मोशन, काइनेमा का मतलब होता है मोशन। तो यानी हमको समझ में आ रहा है नाम से ही कि यहाँ मोशन का स्टडी होगा, यहाँ पे रेस्ट का स्टडी होगा। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का स्टडी स्टैटिक्स में करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट का स्टडी करेंगे। डील्स विथ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स only without considering cause of motion। काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन का स्टडी ज़रूर करेंगे, लेकिन उस मोशन का क्या काउज है उसका स्टडी नहीं करते हैं। उसके स्टडी के लिए एक अलग पार्ट है डायनेमिक्स, जहाँ के हम लोग काउज का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में सिर्फ हम मोशन का स्टडी करेंगे, मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग काउज ऑफ मोशन। मोशन हो रहा है लेकिन उसका काउज क्या है इसकी स्टडी हम लोग काइनेमेटिक्स में नहीं करते हैं। और थर्ड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स भी ग्रीक वर्ड किससे बना है, डायनेमिस। डायनेमिस ये एक ग्रीक वर्ड है, जैसे यहाँ काइनेमा से बना था, यहाँ पे डायनेमिस। इसका मतलब होता है पावर, पावर। ठीक है, तो डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, इसमें जो यहाँ छूट गया था काउज ऑफ मोशन, हम लोग मोशन की स्टडी किए लेकिन मोशन का क्या काउज था उसकी स्टडी नहीं किए। अब डायनेमिक्स में हम लोग काउज ऑफ मोशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, डील्स विथ काउज ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये तीन पार्ट हो गए मैकेनिक्स के। स्टैटिक्स हो गए, काइनेमेटिक्स हो गए, डायनेमिक्स हो गए। स्टैटिक्स में ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का स्टडी करते हैं, काइनेमेटिक्स में मोशन का स्टडी करते हैं। ठीक है, उसमें काउज ऑफ मोशन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, कंसिडर नहीं करते। और डायनेमिक्स में काउज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, इट डील्स विथ काउज ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन में मैंने बताया था यही सेम जो है बुक, जो कि एक ट्रेन के अंदर है, सपोज यहाँ बुक रखा हुआ टेबल पे, तो यहाँ कोई ऑब्जर्वर था, उसके लिए ये रेस्ट में था। और अगर अर्थ पे कोई ऑब्जर्वर था, अर्थ पे जो ऑब्जर्वर था इसके लिए ये मोशन में था। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो रेस्ट एंड मोशन है ये रिलेटिव टर्म है, ये डिपेंड करता है कि हम किसके रिलेटिव इसका स्टडी कर रहे हैं। जैसे इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जब हम स्टडी कर रहे थे तो ये रेस्ट में था, ये बुक क्या था, रेस्ट में था इस टेबल पे, क्योंकि ये भी ट्रेन के अंदर है, ये भी ट्रेन के अंदर है। वही अगर हम बाहर जो अर्थ पे कोई खड़ा है ऑब्जर्वर, उसके रिस्पेक्ट में जब हम स्टडी करते हैं तो ये बुक जो है वो रेस्ट में नहीं है, ये मूव कर रहा है। ट्रेन जिस स्पीड से मूव कर रही है उसी स्पीड से ये बुक भी मूव कर रहा है। तो इस अर्थ से जुड़े हुए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये
रेस्ट में नहीं है, बल्कि क्या है, मोशन में है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि रेस्ट एंड मोशन दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म्स होते हैं। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना है कि हम फिज़िक्स में जब तक हमको मेंशन ना किया जाए कि किससे जुड़ा हुआ है ऑब्जर्वर, तब तक हम यही समझेंगे कि ऑब्जर्वर जो है वो अर्थ पे है। यानी कि जो भी मोशन का जो हम स्टडी कर रहे हैं वो अर्थ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जब तक स्पेशली मेंशन न किया जाए। अगर मेंशन नहीं किया गया है तो सिंपली हम समझेंगे कि जितने भी मोशंस हैं वो अर्थ के रिस्पेक्ट में लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, रेस्ट एंड मोशन तो हम लोग समझ लिए। अब टाइप्स ऑफ मोशंस, कितने तरह के मोशंस होते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, पहला मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, ठीक है, इस पे अलग अलग पॉइंट हैं। ये मान लिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। इसको हम लोग मूव कराते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये मूव हुआ, फिर से इसका पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। तो हम ऑब्जेक्ट को इस तरह से मूव करते हैं कि इसके हर पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो सेम ही हो। यानी ये लेंथ जितना कवर हुआ उतना ही ये लेंथ भी हो, उतना ही ये लेंथ भी हो। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। अ बॉडी इज सेड टू हैव ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैज़ द सेम डिस्प्लेसमेंट इन द सेम टाइम इंटरवल। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में टी टाइम लगा है तो इस टी टाइम में इसके हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अगर ए है, सपोज़ ए है, तो इस पॉइंट का भी डिस्प्लेसमेंट ए होगा और इस पॉइंट का भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए होगा। इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं, a body is said to be in translatory motion if each particle of the body has the same displacement in the same time interval, in the same टाइम इंटरवल। तो इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। जो अगर छूट जाए तो आप वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। सेकंड मोशन है रोटेशनल मोशन। क्या है? रोटेशनल a body is said to be in rotational motion if each particle
of the body except those on the axis of rotation travels in a सर्किल। कह रहा है कि एक बॉडी को हम कहेंगे कि वो रोटेशनल मोशन में है अगर उसका ईच पार्टिकल उस बॉडी के वो जो बॉडी है उसका हर पार्टिकल जो है वो एक सर्कल में ट्रेवल करे। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, वो ये एक दरवाज़ा है। अब दरवाजे को जब हम ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो हर पार्टिकल, चाहे यहाँ पे पार्टिकल हो, चाहे यहाँ पे पार्टिकल हो, चाहे यहाँ पे पार्टिकल, हर पार्टिकल जो है एक सर्कल में मूव करेगा ऐसे। जब इस दरवाजे को आप इस तरह से सरकाएंगे तो हर पार्टिकल, जो यहाँ पे पार्टिकल होगा वो भी, यहाँ पे पार्टिकल होगा वो भी, जहाँ भी पार्टिकल होगा सब एक सर्कल में मूव करेगा। आप देखेंगे उसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा। कह रहा है एक्सेप्ट दोज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उनको छोड़ के जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है जिसके अलॉन्ग ये मूव करता है। तो ये जो लाइन है इसी के अलॉन्ग दरवाज़ा मूव कर रहा है, चौखट से जो कनेक्टेड है तो चौखट के अलॉन्ग ही मूव कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो मूव नहीं करेगा, वो जो है सिर्फ स्टैटिक रहेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब क्या होंगे, सर्कुलर मोशन में होंगे, सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे। इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो दरवाजे को आप ऐसे से करते हैं, ये एक्चुअली रोटेशनल मोशन का एग्जांपल है क्योंकि इस दरवाजे का हर पॉइंट जो है, चाहे वो पॉइंट यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं भी हो, हर पॉइंट सर्कुलर मूव करता है। तो इस तरह के मूवमेंट को कहते हैं, मोशन को कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन का भी आपको डेफिनेशन लिखा देते हैं। द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द एक्सिस ऑफ रोटेशन is a straight line that consists of the centers of the circular motion तो जितना भी पॉइंट मूव कर रहा है उस सब का सेंटर क्या है, यहीं पे है। इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है। तो जो जितने भी पार्टिकल हैं उनका जो सर्कुलर मोशन जो हो रहा है उसका जो सेंटर जिस लाइन से पास करेगा, इस लाइन से ही ये सारे सेंटर पास करें, ये और भी जितने भी सेंटर बनेंगे वो सारे इसी लाइन से पास करेंगे। तो ये इस लाइन को क्या कहेंगे हम लोग, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ठीक है, जिस लाइन से एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हो गया जो कि कंसिस्ट ऑफ सेंटर्स ऑफ द सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल। जितने भी पार्टिकल हैं उन सब का जो सेंटर जिस लाइन पे पड़ेगा वो लाइन क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। तो हम लोग दो मोशन पढ़ लिया हम लोग, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन। अब एक तीसरा मोशन है दैट इज ओसिलेटरी मोशन।
थर्ड मोशन है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन ये क्या है? तो आप लिखिए, अ बॉडी इज said to have an oscillatory motion if it moves to and fro repeatedly about a fixed point called mean position, अगर कोई बॉडी जो है एक पॉइंट के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन करे, कोई फिक्स पॉइंट के अलोंग, जैसे कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं एक पेंडुलम का, ठीक है, एक पेंडुलम का एग्जांपल ले लिया, तो ये है, मान लीजिए ये पेंडुलम है, ठीक है। तो पेंडुलम क्या होगा, पहले इधर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यानी इस पॉइंट के लॉन्ग कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, ऐसा ही मूवमेंट होते रहता है इसका। मिडिल में है, फिर इधर गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर मिडिल में आया, यानी इस मिडिल वाले पॉइंट के टू एंड फ्रो ये मूव करता रहता है। तो इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं हम लोग, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इस तरह के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसी तरह का एग्जांपल हो सकता है झूला। झूला है, झूला पे कोई बैठा हुआ है और झूले को झुलाया जा रहा है, तो एक इधर जाएगा झूला, फिर आगे आएगा, आगे पीछे, मतलब एक मिडिल में जो पॉइंट, जो मिड पॉइंट है, उसके अलोंग ये टू एंड फ्रो मोशन इसमें होता रहता है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो एग्जांपल में क्या हो गया, स्विंगिंग ऑफ ए पेंडुलम, स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम, ये पेंडुलम का स्विंगिंग करना ये ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है। अब ये जो मैक्सिमम जहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, मान लीजिए कि ये पेंडुलम को हम कह रहे हैं ये यहाँ तक गया, ये यहाँ तक गया, तो ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। जहाँ तक ये मैक्सिमम जाता है वो एम्पलीट्यूड होता है। तो अगर किसी ऑसिलेटरी मोशन का एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल हो, बहुत छोटा हो, निग्लिजिबल हो, जैसे ये है, ये इधर बस गया ही नहीं कुछ, बस यहीं पे हो रहा है, समझिए कि थोड़ा सा बस कर रहा है, हल्का सा, वो नेग्लिजिबल जिसको कह सकते हैं, वो वाइब्रेशन कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी ना कह के क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। इफ़ द एम्पलीट्यूड of oscillatory motion is extremely small, the motion is called वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो ये हो गया ऑसिलेटरी मोशन।
तो हम लोग ने 3 तरह के मोशन देख लिए, एक ट्रांसलेटरी मोशन देखा, फिर उसके बाद रोटेशनल मोशन देखा, फिर हम लोगों ने ऑसिलेटरी मोशन देखा। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल क्या है? पार्टिकल या पॉइंट ऑब्जेक्ट उसको कहेंगे जिसका साइज नेग्लिजिबल हो। जैसे हम ये एक ड्रॉ किए, ये पॉइंट एक ड्रॉ किए, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि इसका साइज जो है वो नेग्लिजिबल है। तो और इसमें कोई रोटेशन हो नहीं सकता है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि ये रोटेशन नहीं कर सकता है। इसका साइज़ इतना छोटा है कि ये रोटेशन करने में पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कहते हैं। जो हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट्स लेते हैं उसको जनरली हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कंसीडर करते हैं। इससे क्या होता है कि स्टडी में थोड़ा इजी पड़ता है, आसानी महसूस होती है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर हम कोई भी लेते हैं, जैसे एक बॉल लेते हैं, तो बॉल एक्चुअली वो पॉइंट ऑब्जेक्ट तो है नहीं क्योंकि उसका एक साइज़ तो है। तो फिर फिज़िक्स में फिर हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे कंसीडर करेंगे? तो उसके लिए है कि अगर जिस फ्रेम में हम बात कर रहे हैं, जैसे सपोज़ हम बात कर रहे हैं कि एक कार है, वो कार एक रोड पर मूव कर रही है। ठीक है, कार एक रोड पर मूव कर रही है। अब ये सपोज़ कार है, ये मान लीजिए कि 100 मीटर की है या 50 मीटर इसका लेंथ है। ठीक है, लेकिन ये ट्रेवल कर रही है 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में इस कार का साइज़ बहुत छोटा है। तो इस केस में हम इस कार को पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि जहां हम जो लेंथ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट का लेंथ जो है या साइज़ जो है वो बहुत छोटा हो, तो उस केस में हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि 5 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में तो ये 50 मीटर या 100 मीटर या 200 मीटर बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत छोटा लेंथ है, इसलिए इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि कोई ट्रेन ही है, ट्रेन जा रही है ट्रैक पे, तो ट्रेन का साइज़ जो है वो ट्रैक मान लीजिए कि 1000 किलोमीटर गया या 200 किलोमीटर गया, तो उस 200 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में ट्रेन का साइज़ बहुत छोटा है। तो उस केस में हम ट्रेन को भी कंसीडर कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल और कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग पेंडुलम का ही स्टडी करते हैं, तो पेंडुलम का जो ये लेंथ होता है, इसके लेंथ के रिस्पेक्ट में इस जो पेंडुलम का जो बॉल है इसका रेडियस बहुत स्मॉल होता है। इस केस में इस पेंडुलम के बॉल को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई स्पेस क्राफ्ट है, जैसे अभी चंद्रयान को हम लोगों ने, चंद्रयान 3 को हम लोगों ने मून पे भेजा, कुछ इस तरह का मान लीजिए चंद्रयान था। ठीक है, वो लाल पीला हरा कलर आप लोग बना लेना अपने से। तो चंद्रयान गया, इस पर कुछ ऐसा बना हुआ था। ये चंद्रयान गया चंद्र पे, तो चंद्र कितना किलोमीटर, बहुत लाखों किलोमीटर दूर है वो अर्थ से। तो उसके रिस्पेक्ट में ये चंद्रयान का जो शेप है वो बहुत छोटा साइज़ है। तो इसलिए हम इस चंद्रयान को भी क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि एक पार्टिकल है या पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो फिज़िक्स में स्टडी आसानी से करने के लिए हम लोग जनरली ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं। कोई स्पेस क्राफ्ट है, उसको हम लोगों ने यूनिवर्स में, स्पेस में छोड़ा है, तो उसको हम लोग पार्टिकल ऑब्जेक्ट या पॉइंट ऑब्जेक्ट ही समझते हैं। उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह लिया जाता है या पार्टिकल की तरह लिया जाता है। तो चूँकि जिस फ्रेम में हम बात करते हैं तो वहाँ जो डिस्टेंस कवर करता है वो ऑब्जेक्ट के खुद के साइज से बहुत बड़ा होता है, इसलिए वहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की तरह कंसीडर करते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली कोई भी ऐसा पार्टिकल इतना आसानी से नहीं मिलेगा जिसका साइज़ एकदम बहुत निग्लिजिबल हो, लेकिन हम लोग स्टडी के लिए
पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कंसीडर करते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अभी मैंने बताया था कि रेस्ट हो या मोशन हो, चाहे आप रेस्ट ले लें या मोशन लें, रेस्ट एंड मोशन जो हम लोग बताए थे वो डिपेंड किस पे करता है, ऑब्जर्वर पे, कि ऑब्जर्वर कहाँ है। अगर ट्रेन के अंदर ऑब्जर्वर था तो उसको वो बुक रेस्ट में नज़र आ रहा था, और वही ट्रेन के बाहर जब ऑब्जर्वर था तो उसको वो बुक जो है मोशन में नज़र आ रहा था। तो ये डिपेंड कर रहा था कि ऑब्जर्वर कहाँ है। तो जहाँ से मोशन को देखा जाता है, ठीक है, ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो जहाँ से मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है या मेज़र किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस प्लेस को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये टेबल पे कोई बुक रखा हुआ है, ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये रेस्ट में है, बट अर्थ पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई पर्सन खड़ा है, तो उसके रिस्पेक्ट में यानी अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये बुक जो है ये मूव कर रही है, वेलोसिटी है इसमें, जितने वेलोसिटी से ट्रेन मूव कर रहा है उतने से इसको दिखेगा। यानी कि ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये 0 वेलोसिटी हो गया, और अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका कुछ वेलोसिटी है। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, जिससे ऑब्जर्वर जुड़ा हुआ, ऑब्जर्वर जहाँ पे है और जहाँ से मेज़रमेंट किया जा रहा है मोशन का। जैसे ट्रेन के फ्रेम से अगर कोई ट्रेन में कोई बैठ के ऑब्जर्वर मेज़र कर रहा है तो ये ट्रेन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अर्थ पे बैठकर अगर कोई ऑब्जर्वर मेज़र कर रहा है अर्थ से, तो ये अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए। यानी ऑब्जर्व जहाँ से किया जाता है मोशन को और मेज़र जहाँ से भी मोशन को किया जाता है वो उसका क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, द प्लेस from which motion is observed and measured is called frame of reference। तो जहाँ से हम लोग जिस प्लेस से मोशन को ऑब्जर्व करते हैं या मेज़र करते हैं वो प्लेस क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, सपोज ए एक प्लेस है और एक प्लेस है बी। ठीक है, हमको ए से बी जाना है, तो ए से बी तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। सपोज़ कोई ए से बी तक ऐसे चला गया, कोई ए से बी तक ऐसे चला गया, और कोई ए से बी तक सपोज़ ऐसे चला गया। ठीक है, तो जिस पाथ से भी हम ए से बी तक जाएंगे उस पाथ का जो लेंथ होगा दैट इज़ डिस्टेंस। सपोज यहाँ से यहाँ गए, इस पाथ से हम लोग गए, सपोज इस पाथ का नाम रख दिया LMN, यानी कि ALB पाथ से हम लोग गए, तो इस पाथ का जो लेंथ होगा दैट विल बी डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अगर हम लोग इस पाथ से गए, सपोज A एंड B से गए, तो A एंड B पाथ का जो लेंथ होगा, इसका जो लेंथ आएगा वो A एंड B का डिस्टेंस कहलाएगा इस पाथ से। अगर कोई M से गया, M से होकर गुजरा, तो AMB ये जो लेंथ आएगा, इस पाथ का लेंथ आएगा, दैट विल बी डिस्टेंस। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन।
अब यहाँ से यहाँ तक हम ऐसे जाएं या ऐसे जाएं या ऐसे जाएं, किसी भी रास्ते से जाएं, इन दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ये होगा। जो स्ट्रेट लाइन होगा वही हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी ये ए एम बी जो है ये डिस्टेंस भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। अगर इसी रास्ते से कोई जा रहा है तो ये इसका डिस्टेंस भी कहलाएगा, और चूंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसलिए ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट भी होगा ए एंड बी के बीच का। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में हमेशा एक डायरेक्शन होगा। जैसे ए से बी तक हम गए तो एक डायरेक्शन होगा कि ए से बी की ओर। ठीक है, और डिस्टेंस में ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। distance, the total length of the path traveled by an object during a given time is called the distance traveled or covered by the object in that time। ठीक है, तो जितना लेंथ कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है किसी दिए हुए समय में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका उस पाथ के लेंथ को, जो पाथ ट्रेवल करता है किसी टाइम में। जैसे मैंने बताया था कि ए पे है कोई और ये बी पे है। ठीक है, तो ए से बी की ओर ऐसे ट्रेवल किया, कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया, तो ये जो पाथ हो गया इसका लेंथ जो है वो क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ द पाथ वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड जितना भी टाइम है, टी टाइम में इसने इतना पाथ एल लेंथ को कवर किया, तो एल क्या हो गया, ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब डिस्टेंस के बारे में क्या है कि हमने स्केलर वेक्टर पढ़ाया था, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी दैट मीन्स स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन नहीं होता इसमें। ठीक है, दूसरी चीज़, तीसरा, जैसे लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं, तो एसआई यूनिट इसका क्या होगा, एसआई यूनिट मीटर, लेंथ का मीटर होता है, उसी तरह डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट मीटर हो जाएगा। तो स्केलर क्वांटिटी है इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस होता है पाथ का लेंथ। सपोज़ कोई क्या है कि ए पे पॉइंट है, ए से ऐसे बी पे गया, ठीक है, ए से बी पे गया और बी से फिर ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जब हम लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होता है उसके बीच का
तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन चूँकि सेम होता है तो उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा, यहाँ से जाके यहीं आ गया। लेकिन डिस्टेंस में वो बात नहीं होती, डिस्टेंस में जो पाथ ट्रेवल करेगा उसका लेंथ, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक आया तो L1 पाथ कवर, L1 लेंथ कवर किया, और यहाँ से यहाँ तक गया तो L2 कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा L1 प्लस L2। यानी कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये ज़ीरो हो सकता है। ज़ीरो कब हो सकता है, जब वो कोई ट्रैवल ही नहीं करे, जैसे ऑब्जेक्ट यहीं का यहीं है तो डिस्टेंस कवर्ड 0 हो गया, ठीक है। और अगर आगे बढ़ता है जैसे ही तो ये पॉजिटिव हो गया। अब ये वापस भी यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस में हम इसके पाथ के लेंथ को लेते हैं, तो लेंथ तो हमेशा कवर हुआ, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो L1 मान लीजिए इधर लेंथ कवर हुआ, इधर L2 कवर हुआ, तो टोटल L1 प्लस L2 लेंथ कवर हुआ। इसलिए ये नेगेटिव या जीरो तो हो सकता है बट नेगेटिव नहीं हो सकता। जीरो उस केस में होगा जब वो स्टैटिक होगा, अपने पोजीशन से मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में मैंने बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन to the final position of an object is called displacement of the object। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जैसे सपोज़ ए से बी तक कोई पॉइंट जा रहा है, ठीक है, ए से बी तक ऐसे इस पाथ के अलॉन्ग गया, ठीक है, तो ये इस पाथ के अलॉन्ग गया, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा ए एंड बी के बीच का, वो हमेशा ये होगा, स्ट्रेट लाइन बिटवीन ए एंड बी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट यही होगा, इसका लेंथ जो होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। किसी भी पाथ से जाए, इससे जाए, इससे जाए, इससे जाए, किसी भी पाथ से जाए, लेकिन इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा ये होगा, ए टू बी जो स्ट्रेट लाइन होगा वही इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड हो गया इसका लेंथ, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ इसका लेंथ जो आया, दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डायरेक्शन क्या होगा, ए टू बी, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन को रेफर करेगा, यानी ए टू बी इसका डायरेक्शन हो गया। अब एसआई यूनिट, तो जैसे डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, क्योंकि ये भी तो लेंथ ही है, शॉर्टेस्ट लेंथ है ये, तो लेंथ का हमेशा मीटर होता है, इसलिए डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो दोनों का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। एम से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। और वैल्यू क्या हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। क्यों हो सकता है हम लोग देखेंगे। सपोज़ कोई ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ऐसे आगे गया बी पॉइंट पे, ठीक है, फिर ये वापस बी से ए पे चला आया। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इनिशियल पोजीशन भी ए ही है और फाइनल पोजीशन भी ए ही है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच कोई भी लेंथ है ही नहीं, डिस्टेंस है ही नहीं।
तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन चूँकि सेम है इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव तो यहाँ पे हमने देखा ही, ए से बी की ओर गया तो ये जो डिस्टेंस आया ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। निगेटिव, सपोज ए से स्टार्ट किया, ऐसे बी पे चला गया, बी से फिर यहाँ आ गया और फिर ये मान लीजिए इधर सी पे चला गया इधर। तो अब क्या हो गया, अगर हम यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं और इसको हम अगर 0 0 मानते हैं, सेंटर मानते हैं, तो अब इससे ये निगेटिव साइड में चला गया, यानी कि यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस फिक्स करेंगे तो इसके इधर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और इसके लेफ़्ट साइड में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, सपोज एक पॉइंट है, हम लोग दूसरे पेज में लिखते हैं इसको। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज ओरिजिन हम लोगों ने यहाँ मान लिया और ये एक P1 पॉइंट है और एक ये P2 पॉइंट है। ठीक है, सपोज T1 टाइम पे, एट टाइम T1 ये P1 पे था। ठीक है, और इसका मान लीजिए कि O से इस डिस्टेंस कितना है, x1 है, कितना है, x1 है। और सपोज एट टाइम T2, भाई दूसरा टाइम T2 ले लिए, वहाँ पे ये P2 पॉइंट पे था एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना था, सपोज O से डिस्टेंस था इसका x2। तो T1 टाइम पे P1 पे था, T2 टाइम पे P2 पे था, यानी P1 से P2 की ओर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, मूवमेंट हुआ। T1 टाइम से T2 टाइम के बीच ये P1 से P2 पे गया, तो इस बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये हम कैसे लिखेंगे। तो ये फाइनल पोजीशन इसका हो गया x2 और इनिशियल पोजीशन क्या है, x1। तो हम लोगों ने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच के डिफरेंस को ही क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो x2 हो गया फाइनल पोजीशन और x1 इनिशियल पोजीशन, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया x2 माइनस x1। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ T1 से T2 टाइम के बीच में, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग डेल्टा x से भी डिनोट करते हैं, डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, दैट मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट देख लिया, मोशन के टाइप्स देख लिए, बेसिक जो है काइनेमेटिक्स का हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, स्पीड देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। अभी फिज़िक्स एक्चुअल में, असली फ़िज़िक्स अब स्टार्ट हुआ है और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, फ़िज़िक्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। हर चीज़ को मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा ताकि सब कुछ आपको समझ में आए। और साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, सपोज़ मैंने कुछ पढ़ाया उसमें कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया आपको, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, मैं उसको फिर नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझा दूंगा। या आप कहीं से पढ़ाई और कर रहे हैं, किसी बुक से पढ़ा, कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आया या कोई न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बन रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में निश्चित रूप से आपके कमेंट के हिसाब से उसका सॉल्यूशन वहाँ पे दूंगा, उसको मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।